नमस्ते मध्य प्रदेश वासियों, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत के मैदान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए एमपी की पहली लिस्ट जो जारी कर दी है, इसमें 39 प्रत्याशियों के नाम हैं। कांग्रेस इसे हारने वालों की लिस्ट बता रही है। बीजेपी पहले से ही कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। क्या यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? लिस्ट के क्या सियासी मायने हैं, वो भी तब जब फिलहाल हारी हुई सीटों पर ही नामों का ऐलान किया गया है। सिंधिया समर्थकों के लिए इस लिस्ट से क्या संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर भी हम डिबेट करेंगे। आगे चुनावों में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए कांग्रेस क्या चाल चलेगी, करेंगे इस मुद्दे पर डिबेट। 23 का संग्राम, 39 का ऐलान, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। बुधवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। जिन राज्यों में 23 के आखिर में चुनाव होने हैं, उन राज्यों पर बैठक में चर्चा हुई। पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद रहे। घंटों मंथन हुआ, खासकर उन सीटों पर जहां पिछले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। गुरुवार की दोपहर एमपी में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पहला दांव चलते हुए 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। ये सभी वो सीटें हैं जहां फिलहाल विधायक कांग्रेस के हैं। 2023 के लिए ऐसे कई उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिला है जिनका प्रदर्शन 2018 में खराब रहा, तो वहीं नए चेहरों पर भी पार्टी ने दांव लगाया है। इनमें मालवा निमाड़ की 11 सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी ने जबलपुर की 8 में से 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। ग्वालियर के पिछोर सीट में बीजेपी ने प्रीतम लोधी पर फिर दांव लगाया है। गोहद से लाल सिंह आर्य को प्रत्याशी बनाया है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। 23 के रण में पहली लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी खेमा उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। आगे किस में निकलेंगे? जीत हार में निकलेंगे ना। ये जितने हैं ये सब हरल्ले हैं। कांग्रेस की सूची चुनाव जीतने के लिए आएगी, होली के नारियलों को लेकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी इज्जत बचाना इस चुनाव में मुश्किल हो जाएगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बन रही है। आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिए हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। बीजेपी ने तो पहला दांव चल दिया। हारी हुई सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवारों को उतारकर पहले से ही तैयारी करने का मौका दे दिया। अब सवाल यह है, आगे कांग्रेस का क्या प्लान होगा, क्योंकि लड़ाई तो आर पार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी तो पहली लिस्ट ही आई है, खेल पूरा बाकी है। 23 में चुनाव है। हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला भी आज हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हितेश वाजपेयी जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं और आपको मुबारकबाद भी देता हूं, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस लिस्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब जल्द ही चुनाव है, आहट सुनाई देने लगी है। हितेश वाजपेयी जी, लिस्ट से बहुत सारे संकेत सामने आ रहे हैं। लिस्ट से सिंधिया समर्थकों के लिए भी संकेत है, लिस्ट से उन उम्मीदवारों के लिए भी समर्थक है जो 2013 में तो जीत गए थे, लेकिन 2018 में हार गए थे। कुछ उम्मीदवार उस वक्त बदल भी गए थे। कुल मिलाकर इस लिस्ट को आप किस तरह से बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है ये तो हारने वालों की लिस्ट है। देखिए, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस सूची का आकलन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि हमने शुरुआत जो करी, अपनी सबसे कमजोर जो सीटें हमारी 18 में रही, इनमें से एक भी जगह हमारे सिटिंग एमएलए नहीं है, हमने वहां से शुरुआत करी कि हम सबसे पहले यहां पर दो हाथ करेंगे और मजबूती से करेंगे।
इन 39 हमारे प्रत्याशियों के पास 90 दिन का लगभग समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी सूचनाएं थी कि इन 39 जगह पर कांग्रेस अपने टिकट बदलने नहीं वाली है। तो स्वाभाविक है कि जब उनका प्रत्याशी तय है तो हमारा भी हम जितनी जल्दी तय करेंगे तो दोनों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए 39 नाम हमने शुरुआत ही यहां से करी है। तो इन सभी लोगों को पर्याप्त समय भी मिलेगा और हम मजबूत और पर्याप्त चुनौती भी इन सीटों पर देंगे जिसमें से एक भी सीट हमारी नहीं है 18 में। तो स्वाभाविक है। और जैसा आपको पता है 18 में हम मात्र कुछ चंद सीटों से हम लोगों ने चुनाव लूज किया था, जबकि हमारे मत अधिक थे। मैं आपको रोक ले रहा हूं क्योंकि वक्त कम है। ट्रम्प कार्ड की वजह से कांग्रेस को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आनंद जाट जी, यहाँ पर तो बीजेपी का ये कहना है कि रणनीति बनाई है हमने, अगर हारने वालों की लिस्ट पहले उन सीटों पर हमारा फोकस है जिन सीटों पर हारे, तो यकीन मानिए तैयारी भी उतनी पुरजोर होगी, जबरदस्त होगी। लेकिन गोहद को लेकर बीजेपी कुछ बोली नहीं, जहां पर रणवीर जाटव जो कि सिंधिया समर्थक हैं उन्हें थोड़ा साइड कर दिया गया, लाल सिंह आर्य को बतौर उम्मीदवार मैदान में रखा। संकेत क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर अभी डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि हारी हुई सीटें हैं ये और इस पर हम तैयारी करेंगे। तो आचार संहिता लगने के पहले चूंकि सरकार बीजेपी की है तो पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करना भारतीय जनता पार्टी इन सीटों की घोषणा करके करना चाहती है, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि हारी हुई सीटें हैं और ये प्रत्याशी भी ज्यादातर हारे हुए हैं जो पिछली बार भी। इससे क्या कनेक्शन है, जरा समझाइए। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। इससे कनेक्शन ये है कि ये नए तरीके से जमावट करने की कोशिश करेंगे। आचार संहिता में निष्पक्ष होता है सब कुछ, अभी सरकार के इशारे पर सारे काम करवाने की कोशिश की जाएगी, जमावट करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के नाम पर टिकट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने तो क्या ये तय माना जाए कांग्रेस पिछले चुनावों में हारे हुए किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी? क्या कांग्रेस पिछले चुनावों में हारे हुए किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी? उसका उत्तर दिया है हाँ, उसको नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने ये कहा है कि ये सूची जो है इसकी जो भावना है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इसमें सीधे तौर पर यह है कि हम इन सीटों पर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि 39 सीटों में से 35 से ज्यादा सीटें 2023 में भी कांग्रेस पार्टी जीत कर दिखाएगी। ठीक है, 5 आज ही। नवनीत जी, वाजपेयी जी, सॉरी, नवनीत जी को बोलने दीजिए, वर्ष पत्रकार है। नवनीत जी, मैं गोहद की बात करूंगा, मैं पिछोर की बात करूंगा, मैं भोपाल उत्तर की बात करूंगा और मैं बात करूंगा चंदेरी की भी। कुछ समीकरण देखने को मिल रहे हैं, कुछ इशारे मिल रहे हैं। जब बात हिंदुत्व की आती है, देखिए एक बड़ी बात हिंदुत्व की आती है, उस लिहाज से कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खासकर भोपाल उत्तर में जो पहले उम्मीदवार थे, अब क्या तब्दीली देखने को मिली है। फिर सिंधिया समर्थकों की जब बात आती है, तुलसी सिलावट को राहत दी गई है लेकिन रणवीर जाटव को साइडलाइन किया गया है। कुल मिलाकर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इससे सिंधिया समर्थकों को एक संकेत तो मिल ही जाएगा कि वो ये कॉन्फिडेंस में हो कि उनको उम्मीदवारी उनकी तय है और उनके साथ में उनके नेता हैं। आप एक बात को समझिए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी जो है उनके कार्यकर्ता के लिए सिंधिया जो है आज भी फॉरेन बॉडी है, वो उनको अपने आप में मर्ज ही नहीं पा रहे। और यही स्थिति जहां जहां भी सिंधिया के समर्थक हैं वो आज भी भाजपा में मर्ज नहीं हो पाए। जैसे इंदौर में भी अगर मैं बात कर लेता हूं तो बहुत सारी जगह पे सिंधिया समर्थक कांग्रेस भाजपा के कार्यक्रमों में जाते ही नहीं है, वो एक जब महाराज आते हैं तभी आते जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन जगहों पर इस समय उम्मीदवारों की घोषणा की गई है भाजपा द्वारा, ये कांग्रेस के उन तमाम जीती हुई सीटों पर मनोवैज्ञानिक दबाव लाने की कोशिश की जा रही है कि इन सीटों पर हम बड़ी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि देखिए, कुछ सीटें पे मान सकता हूं, अब मधु वर्मा को पिछले बार महापौर का टिकट इसलिए नहीं दिया कि आप उम्र दराज नेता हो गए और अब 75 साल से ऊपर वालों के लिए तो पार्टी में जगह बची नहीं। अब आप उन्हीं को विधायक के लिए वापस आपने दावेदारी उनकी तय कर दी, तो पार्टी की कोई रीति नीति अब बदल चुकी है।
पार्टी इस बार जो है ये जो 40 टिकट इन्होंने हंडी के चावल बता दिए कि अब जिन लोगों को लग रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है? ऐसी कई सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार जो हारे थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पिछले चुनावों में हारे थे, उसके बावजूद भी सर मौका मिला है दोबारा। आपने मधु जी का नाम लिया जैसे। हाँ, तो पार्टी की रीति नीति तो पूरी बदल गई ना। पार्टी की जो नीतियां हैं वो अब देखिए, अब पार्टी जो है अब आप परिवारवाद इन सब चीज़ों से पार्टी ऊपर आ चुकी है। अब उनके लिए ये है कि जीतने वाले उम्मीदवार होना चाहिए, परिवारों से जुड़े उम्मीदवार हों या कहीं पे भी किसी भी राजनेता के परिवार से हो, आपको उम्मीदवारी देनी है। कर्नाटक में आपने प्रयोग किया था, उसके वहाँ जो भी वहाँ स्थिति रही हो बाद में, पर मध्य प्रदेश में अब भाजपा की राजनीति पूरी तरह से जो है वो नए समीकरण में बैठ गई है कि अब जो लोग स्थापित है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को लग रहा था कि हम शायद खुद महेंद्र हांडिया जी को लग रहा था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मेरी उम्र हो रही है, पर वो सारे लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि अपनी दावेदारी पक्की हो गई है। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, जब हिंदुत्व की बात आती है तो क्या यह नारा इस बार और जोर शोर से बुलंद होने वाला है? प्रीतम लोधी का जिक्र करना भी जरूरी है और जिक्र उत्तर भोपाल का करना जरूरी है। किस तरह से उत्तर भोपाल में उम्मीदवार बदला गया है, आलोक शर्मा जी को मौका दिया गया है, लेकिन जो पहले उम्मीदवार थे वो कौन थे या भली भांति जानते हैं, क्या संकेत है? देखिए, बीजेपी इज नोन फॉर इट्स ओन सरप्राइजेस, और आज के पैनल में आप देख ही रहे हैं कि जब आनंद जी से आपने सवाल किया तो वो 39 से 35 पे तो खुद ही आ गए। आज सोचिए वाजपेयी जी, आप भोपाल उत्तर से जरा पश्चिम जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं, तो सुन लीजिए। तो हाँ, मैं नाम ले लेता हूं, फातिमा रसूल सिद्दीकी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है ये कितनी मजबूत है। और अभी तो आप थोड़ा इंतजार करिए दिव्यांग जी, अभी तो हमने शुरुआत करी है, पहली बॉल है, और आप देख रहे हैं पहली बॉल पे हमने 39 उन सीट्स पर किया जो हमारी हैं ही नहीं, और सूची जारी होने के बाद 35 के नीचे कांग्रेस आ गई सूची देखकर। तो अभी चुनाव आने तक आप देखिए क्या क्या होगा, और डेफिनेटली हम बहुत सीरियसली इस चुनाव को लेने वाले हैं। पिछली बार हम थोड़े इमोशनल तरीके से डेवलपमेंट सेंट्रिक होकर लड़ते रहे, और स्वाभाविक है कि ये 90 दिन हमारे लिए न केवल विकास परक होना है, बल्कि उसके साथ साथ कांग्रेस की जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट है, उसका भी सामना करना है। क्योंकि परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं जो नकुल बकुल संकुल को लेकर चल रहे हैं, परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं जो प्रियव्रत जयव्रत और पता ही कितने लोग हैं उन सबको लेकर चल रहे हैं। आप सोचिए, नेहरू गांधी डायनेस्टी पॉलिटिक्स करती है और हमारे ऊपर आज परिवारवाद की बात कर रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में म्यूजियम की बात हो रही है, यहाँ पर भी आप वही बात कर रहे हैं। इस मामले को यहीं पर रोकते हैं। आनंद जाट जी, यहाँ पर नवनीत जी कह रहे हैं कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव आप पर बनाने की कोशिश है, और वो कहावत भी ना, दूध का छला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो ये उसी रणनीति के तहत तैयारी तो नहीं है कि पहला जो लिस्ट जारी कर दी है और उसके बाद अब दबाव आप पर है, आप क्या करते हैं आगे? हार के मुहाने पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी प्रशासन और पुलिस और पैसे की बैसाखियों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं, और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि पिछली चुनाव में शिवराज चौहान ने माइके लाल का नारा दिया था सवर्ण समाज के विरुद्ध, और आज जब उन्होंने पिछौर से टिकट दे दिया है एक व्यक्ति को जिसने ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो भारतीय जनता पार्टी की वो सोच स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटना चाहती है, नफरत और विभाजन फैलाना चाहती है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, ये प्रश्न केवल इस बात का है कि ये हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की आचार संहिता के पहले टिकट घोषित कर यह जता दिया है कि वो चुनाव हार चुकी है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है यहां। और किस प्रकार नवनीत शुक्ला जी, कि भोपाल में कांग्रेस का यह तर्क आपको कितना वाजिब लगता है, कितना सही लगता है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही पहली लिस्ट जारी करके यहां पर प्रशासनिक फायदा उठाया जा सकता है, कसावट की जा सकती है, किसी तरह से जोड़तोड़ की जा सकती है? देखिए, पिछले 2 चुनाव या 3 चुनाव से ये सारी सीटें लगातार भाजपा हार रही है, और यहाँ पर भाजपा ये मान रही है कि इन सीटों में से कुछ भी सीटें अगर हमको मिल जाती हैं, झाबुआ जीती थी, लेकिन वहां थोड़े समीकरण बदल गए थे, क्योंकि इन सीटों पर जीतू पटवारी बड़े नेता रहे, ताकतवर रहे, मंत्री रहे।
हाँ, अब पर ये जितनी सीटें इनमें कुछ भी अगर बढ़ के मिल गई तो भाजपा को लगता है कि हम अभी से मेहनत कर लें। दूसरा एक संदेश भी देने की प्रक्रिया है कि इस बीच में कोई अगर बगावत के या जिनके विरोध के स्वर उगरते हैं तो इन सब सीटों पर ये सब स्थितियां, क्योंकि इन सीटों पर भी 3-3, 4-4 लोग तो दावेदारी कर ही रहे थे ना, तो उन सारे लोगों को बैठाल के बात करने का एक समय मिल जाएगा भाजपा को कि इनसे बातचीत भी हो जाए, ताकि आखिरी समय पर पूरी भाजपा का कार्यकर्ता जो उम्मीदवार है उसके साथ खड़ा मिले। क्योंकि अगर वो अभी से आप एकदम जो घोषणाएं करोगे, बहुत सारे विरोध होंगे, अभी तो प्रदर्शन होंगे, सब चीजें, पर इन सीटों पर भाजपा चाहती है कि पूरी पार्टी एक जाजम पर खड़ी दिखे, और इसीलिए उन्होंने पहले से घोषणा कर दी है ताकि यहाँ जो भी लोग उम्मीदवार थे, जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो सब भाजपा के साथ खड़े दिखे। चलिए, अभी तो पहला दाव है, पहला कदम है, लड़ाई बहुत लंबी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तब तय होगा जब जनता वोट देने के लिए मैदान में उतरेगी। तब तक दावों की तो फहरिस्त बहुत लंबी है, चाहे फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। अब इंतजार है कांग्रेस की आगे क्या रणनीति होगी, कांग्रेस का क्या प्लान और एक्शन होगा, जिस तरह से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए छत्तीसगढ़ का मुद्दा आपकी आवाज में।